व्हाट्सअप लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थ्योरी में चैप्टर 1 to 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक्स में से। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही छोटा और सिंपल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरे टॉपिक की क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आपको समझ आ जाए अकाउंटिंग किन बेसिस पर करी जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अकाउंटिंग प्रोसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। एक बिजनेस फर्म ने अपने एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस करी उनको ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सके। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग में दो बेसिस को फॉलो करा जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही बेसिस इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। हमने फरवरी मंथ का रेंट पे नहीं करा, मार्च मंथ का भी रेंट पे नहीं करा, हमने अप्रैल मंथ में फरवरी मार्च अप्रैल तीनों मंथ का रेंट पे कर दिया। तो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वो कहता है कि जब हमने कैश पे करा, वो कहता है फरवरी में कैश नहीं दिया तो मत रिकॉर्ड करो, मार्च में नहीं दिया मत रिकॉर्ड करो, अप्रैल में जब पे करा तो अप्रैल के मंथ का एक्सपेंस बन जाएगा ये, और अप्रैल में रिकॉर्ड करो इसको कि हमने अप्रैल में रेंट पे करा है। तो ये तो कैश बेसिस कहता है। बट एक्रूअल बेसिस कहता है कि नहीं, ये तरीका गलत है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जब हमने सर्विसेज ले ली, हमने सर्विसेज तो फरवरी और मार्च में ले ली ना, तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि फरवरी मंथ का रेंट फरवरी में अकाउंट करेंगे और मार्च मंथ का रेंट मार्च में अकाउंट करेंगे और अप्रैल का अप्रैल में अकाउंट करेंगे। कैश हमने कभी भी दिया हो बाद में, लेकिन हमने सर्विसेज जिस मंथ में ली है उसी मंथ में इसको अकाउंट करा जाएगा, बाद के मंथ में अकाउंट नहीं करा जाएगा। ये एक्रूअल बेसिस कहता है। ये डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। इनकम के लिए भी यही बातें हैं। जैसे हमें फरवरी मंथ में इंटरेस्ट रिसीव होना था 5000 रुपीज, बट हमें वो इंटरेस्ट फरवरी में नहीं मिला, हमें वो इंटरेस्ट मिल रहा है अप्रैल में जाकर। तो कैश बेसिस कहता है ये अप्रैल मंथ की इनकम है इंटरेस्ट की, तो अप्रैल में अकाउंट करो। बट एक्रूअल बेसिस कहता है कि नहीं, ये फरवरी में मिलना था तो फरवरी मंथ की इनकम है, इसको हम फरवरी में अकाउंट करके चलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है मोटा मोटा दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन द कैश इज बीइंग पेड और रिसीव्ड। कि जब भी हम कैश पे कर रहे हो, चाहे किसी बाद की डेट पर भी पे कर रहे हो, हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Accrual basis of accounting में transactions are recorded in the books of accounts when entered, whether the cash is being paid, received or not। Accrual basis में हमने जब सर्विसेज अवेल कर ली, अगर हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो हमें तभी हमारी इनकम अकाउंट हो जाएगी, और अगर हमने सर्विसेज ली है किसी से तो हमारा एक्सपेंस तभी उसी टाइम पर अकाउंट हो जाएगा, चाहे हम कैश बाद में पे कर रहे हो। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हुए केवल और केवल कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जहां पर हमने कैश पे करा हो या हमें कैश रिसीव हुआ हो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, उधार की भी और कैश की भी। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। कैश बेसिस फॉलो करते हुए हम इनकम और एक्सपेंस उस डेट पर रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश रिसीव हो रहा है या फिर हम कैश पे कर रहे हैं, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में समझा था। लेकिन एक्रूअल बेसिस में जब हमारे इनकम और एक्सपेंस ड्यू हो जाए हम तब रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू मतलब जब हम सर्विसेज अवेल कर रहे हो या फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज अवेल करते हुई डेट पर एक्सपेंस को अकाउंट करना है और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली डेट पर इनकम्स को अकाउंट करना है हमें अपनी बुक्स में। नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम। ये जो चार एडजस्टमेंट्स होती हैं, हमें इनका क्या ट्रीटमेंट करना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंसेस जिनकी हमने आज सर्विसेज ले ली बट हम उनका पैसा फ्यूचर में पे करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं हमने एडवांस में पेमेंट कर दी बट हम सर्विसेज फ्यूचर में अवेल करेंगे। ऐसे ही एक्रूड इनकम होती है जो हमने इनकम के लिए सर्विसेज आज प्रोवाइड कर दी बट इनकम फ्यूचर में मिलेगी हमें। और अनअर्न्ड इनकम होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम हमें आज मिल गई बट हम सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे।
तो इन चारों एडजस्टमेंट्स को कैश बेसिस में फॉलो नहीं करा जाता। कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड मत करो। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम, इनको तो कैश बेसिस आज ही रिकॉर्ड कर लेगा क्योंकि कैश आज ही पे हो रहा है और रिसीव हो रहा है। बट आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा आज। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि ये चारों एडजस्टमेंट करी जानी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी, कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और एक्रूड इनकम है वो इसी साल के एक्सपेंस और इनकम है ना, तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उनको ऐड कर लेंगे अपने एक्सपेंस और इनकम में। लेकिन जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमें नेक्स्ट ईयर की एडवांस में मिल गई है, तो इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम उसको इनकम और एक्सपेंस में से डिडक्ट कर देते हैं, हम उसको शो नहीं करते। तो इसी वजह से एक्रूअल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर भी आता है। नेक्स्ट हमारा वही है रिलायबिलिटी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेस रिलायबल बन जाता है क्योंकि वो हमारा ये नहीं देखता कि हमने कोई एक्सपेंस छोड़ तो नहीं दिया, मतलब ड्यू तो नहीं है हमारा, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, या फिर कोई इनकम हमारी एक्रूड तो नहीं है। कैश बेसिस में ये सब चीजें नहीं देखी जाती, इसलिए वो लेस रिलायबल बन जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर देता है, इसलिए वो हमारा मोर रिलायबल होता है। इससे हमें अपने बिजनेस की करेक्ट पोजीशन का पता लगता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है हमारे बिजनेस की। एक्सेप्टेबिलिटी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेस रिलायबल है तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को वर्ल्ड वाइड ज्यादा एक्सेप्ट करा जाता है। कैश बेसिस को एक्सेप्ट करने वाली एक दो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, वो भी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, वरना अधिकतर फर्म्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि इससे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन का पता लगता है। नेक्स्ट होता है लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल पोजीशन भी नहीं दी गई कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट क्या है ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को चलाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, तो वहां पर इसको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। सुइटेबिलिटी, किसके लिए सुइटेबल होगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन बिजनेसेस के लिए सुइटेबल है केवल जो छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं और केवल कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपनी डेली, तो ऐसा इक्का दुक्का बिजनेस होता है बस। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए सुइटेबल है जहां पर कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। अब हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फायदे क्या हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस हमें यह देखना है कि इनकम हमारे पास पैसा आ रही है तो इनकम अकाउंट कर दो और पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट कर दो। हमें यह तो नहीं देखना कि वो किस टाइम की इनकम थी, किस ईयर की थी इनकम, या किस ईयर का एक्सपेंस था। जिस टाइम पर भी वो रिसीव हो रहा है तो इनकम है और पे हो रहा है तो एक्सपेंस है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बन जाता है। इट रिक्वायर्स फ्यू जजमेंट एंड एस्टिमेट्स, बहुत ही कम जजमेंट और एस्टिमेट्स हमें लगाने पड़ते हैं, दिमाग कम यूज होता है। इट इज मोर सुइटेबल फॉर बिजनेस फर्म्स वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस, जहां पर जिन बिजनेस फर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होती है, छोटे लेवल पर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, डेली टू डेली सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शन होंगी, वहां पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फायदेमंद होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? ये हमें कभी भी अपने फर्म की एक फाइनेंशियल पोजीशन सही तरीके से नहीं बताएगा और ना ही करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल करके देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके बिजनेस में तो कैश बेसिस आपको करेक्ट फेयर व्यू कभी नहीं दे सकता आपकी लीगल पोजीशन का। डजंट अलाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है ये। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था? हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि एक ईयर की, जैसे एक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है आपके पास 2024 टू 25, तो इस ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट लॉस को बनाते हुए केवल इसी ईयर के एक्सपेंस और इनकम को लेना है, इससे प्रीवियस और इससे नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस और इनकम को नहीं अकाउंट करना। बट ये इसको फॉलो नहीं करता। इस ईयर में जो भी पैसा आ रहा है वो इनकम है और जा रहा है तो एक्सपेंस है, ये माना जाता है कैश बेसिस में। doesn't distinguish between capital and revenue item, so there is no consistency। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दो तरह के एक्सपेंडिचर थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स थी। तो ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर किस नेचर के हैं, बस जिस ईयर में पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस है, आ रहा है तो इनकम है।
बट ऐसा हम एक्रुअल बेसिस में नहीं करते हैं, उसमें हम एक डिस्टिंग्विश बनाते हैं, हम एक डिफरेंशिएट बनाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग। प्रॉफिट लॉस निकालते हुए केवल और केवल रेवेन्यू आइटम्स को ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही लेना होता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है हमेशा प्रोवाइड करेगा हमें एक्चुअल कैश पोजीशन, कि हमारा कैश कितना बचा है ईयर एंड में, ये हमारा कैश बेसिस से ही पता लगेगा एक्चुअल में। इसलिए ही जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है ट्वेल्थ अकाउंट्स में, जब आप पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट्स, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी सीखोगे कंपनी की, तो उसको हमेशा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके ही बनाया जाता है कि एक साल में डिफरेंट सोर्सेज से कितना कैश आया और कितना कैश गया। बस ये केवल एक इसका फायदा होता है, एप्लीकेबिलिटी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में यूज होती है ये हमारी। अब हम देखते हैं एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फायदे क्या होंगे? एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के करेक्ट प्रॉफिट लॉस को निकाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम जैसी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करा जाएगा, जिससे एक ईयर के जो उसी ईयर के रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम है उन्हीं को शो करा जा सके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला जा सके। और एक अकाउंटिंग पीरियड के एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को भी एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शो करेगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कितनी एसेट्स है हमारे पास और कितनी लायबिलिटीज है ईयर के एंड में। तो इसलिए एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा फॉलो करा जाता है, और इसके अंदर हमारे पूरे साल के दौरान हुई हुई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हमें एक पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि हमने पूरे साल कितनी कॉस्ट बेयर करी और कितना हमने रेवेन्यू जनरेट करा। More scientific approach, hence preferred by the accountants, discloses correct profit and loss of the business and financial position of a firm, hence wide acceptability, shows a complete picture of the financial transaction of an accounting period। लेकिन नुकसान क्या है इसके? ये जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें इतनी सारी एडजस्टमेंट्स को करनी पड़ेंगे, तो एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें अपना थोड़ा माइंड ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और बिल्कुल ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस या इनकम हमारे एक पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करती है, तो वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर शो हो, जिससे कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल सके। तो इसको बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता है, तो इसलिए क्विक अप्रेजल, अगर हमें जल्दी से प्रॉफिट या लॉस पता करना हो तो हम नहीं पता कर सकेंगे, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है। नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल नहीं होती इसकी अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबोरेट, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में होती है, तो अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर थोड़ी ज्यादा दिमाग लगा के करनी पड़ती है। कैश बेसिस जल्दी समझ में आ जाता है। क्विक अप्रेजल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। लेकिन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो ही फॉलो करा जाता है एक बिजनेस के एक अकाउंटिंग पीरियड के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस बेसिस, क्योंकि इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा हमारे बिजनेस फर्म की। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस से। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करा जाता है। हमें गिवन है टोटल इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल के दौरान हमें इनकम रिसीव होती है 1,00,000 रुपीज की। एक्रूड इनकम, कितनी इनकम हमें रिसीव नहीं हुई? 20,000। अनअर्न्ड इनकम, कितनी इनकम एडवांस में रिसीव हो गई? 10,000। ये इंक्लूडेड है टोटल इनकम के अंदर ही, 1,00,000 में इंक्लूडेड है ये। एक्सपेंसेस पेड फॉर करंट ईयर के कितने एक्सपेंस पे करे हमने? 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने एक्सपेंस पे नहीं करे इस ईयर के? 10,000। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस कितने करे? 10,000। एक्सक्लूडिंग फ्रॉम टोटल एक्सपेंस, ये टोटल एक्सपेंस में इंक्लूडेड नहीं है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें देखना होगा कि हमने एक ईयर में, करंट ईयर में कितना कैश रिसीव हुआ या कितना कैश पे हुआ। तो अगर हम इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हमें डायरेक्टली गिवन है कि हमें पूरे साल में 1,00,000 रुपीज की, 1,00,000 रुपीज की इनकम रिसीव हुई है, तो टोटल इनकम हमारे पास बन गई 1,00,000। जो एडवांस वाली थी ये इसी में इंक्लूडेड है और ये रहेगी, क्योंकि कैश इसी ईयर रिसीव हुआ है इसका। अब टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस में हमारे पास है एक्सपेंसेस पेड फॉर करंट ईयर 40,000 रुपीज है, एंड
प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास 10,000 रुपीज, तो टोटल एक्सपेंसेस बन जाएंगे 50,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमने करंट ईयर में 40,000 भी पे करे और ये एडवांस वाले भी पे करे हैं इसी ईयर में, तो कैश तो पे हुआ है। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे हम, तो 1 लाख माइनस 50,000, यानी कि हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपीज का ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर हम एक्रुअल बेसिस कर रहे होते तो हम टोटल इनकम कैसे निकालते अपनी? एक्रुअल बेसिस कहता है केवल और केवल करंट ईयर की देखनी है, तो हमें टोटल इनकम तो रिसीव जो हो रही है वो तो 1 लाख है। अब एक्रियूड जो इनकम इसी ईयर की थी बट रिसीव नहीं हुई, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे तो 20,000 ऐड हो जाएंगे। अब जो इनकम एडवांस में मिल गई, ये इंक्लूडेड है ना इसमें, लेकिन ये एडवांस में मिली है तो ये नेक्स्ट ईयर की ना, तो इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल इनकम हमारे पास आई करंट ईयर की 1,10,000। अब अगर हम अपने एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस में 40,000 तो हमने कैश में पे करे इस ईयर के, और 10,000 हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि उसकी हमने सर्विसेज ले ली है बट हमने पे नहीं करे हैं। लास्ट में एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब जो एडवांस एक्सपेंसेस हैं ये तो पहले से इंक्लूडेड नहीं है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 50,000। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंस करके 60,000 रुपीज का। तो ऑन द एक्रूअल बेसिस 60,000 का प्रॉफिट है और कैश बेसिस पर 50,000। तो ये डिफरेंस होता है दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो आज की क्लास के साथ हमने अकाउंटिंग थ्योरी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, जिससे हम समझेंगे कि जर्नल लेजर कैसे बनाए जाते हैं और ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है अपनी बुक्स के अंदर। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।